भारत सरकार में टेक्सटाइल सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू साहब, सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी श्री रंजीत रंजन साहब, श्री माजिद हयात जो डायरेक्टर हमारे हैं, यहाँ उपस्थित सेरिकल्चर के सभी एक्सपर्ट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों। जम्मू कश्मीर में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर पिछले कई महीनों से एक प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी अधिकारियों, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और किसान भाइयों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा इस पहल के लिए। सेरिकल्चर डेवलपमेंट को लेकर आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कई मायने में महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 वर्षों से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि सेरिकल्चर को प्रमोट करके इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसके साथ साथ ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सिल्क प्रोडक्शन के राष्ट्रीय लक्ष्य में जम्मू कश्मीर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अभी डॉक्यूमेंट्री हम सब ने देखी है, अनेक महत्वपूर्ण बातें उसमें आप सब ने स्वयं देखी। अभी उपेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार संक्षेप में कुछ बातें कही हैं। देखिए, मोटे तौर पर सिल्क कोई 5000 साल पुराना इन्वेंटेड मटेरियल है और माजिद साहब का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा जो बॉम्बिक्स मोरीवर्म से जुड़े हैं, क्योंकि सिल्क की पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। सिल्क वर्म जिस मजबूत धागे को तैयार करता है वह मात्र प्रोटीन और पानी का मिश्रण है। इसी प्रोटीन और पानी से निर्मित ककून को उधेड़ कर या अनवाइंड करके हम ग्लैमरस कपड़े बनाते हैं। सिल्क को मैं प्रकृति का चमत्कार मानता हूँ। पॉलिसी स्तर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि 5000 साल पुराने इस इन्वेंशन से जुड़े हुए लोगों को तथा सिल्क इंडस्ट्री को विकास के शिखर पर कैसे पहुंचाया जा सके। सेरिकल्चर से जुड़े किसानों को मार्केट लिंकेज के अभाव में सही दाम नहीं मिल पा रहा था। पिछले वर्ष सेरिकल्चर विभाग ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के ऑक्शन मार्केट शुरू किया और जिलों में मंडी लगाकर सिल्क ककून के किसानों को मेहनत का उचित दाम मिले, इसका प्रयत्न भी किया। देश के विभिन्न हिस्सों से खरीदार उसमें आए थे और पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि किसानों को अच्छी कीमत भी मिल सकी। एक छोटा इंटरवेंशन था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सेरिकल्चर को रिवाइव करने और उसके प्रमोशन के लिए जरूरी हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की जा रही थी। 2017 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को शिखर पर ले जाने के लिए एक लक्ष्य रखा। वर्तमान और भविष्य की रणनीतियों के लिए मुझे लगता है कि अतीत पर नज़र डालना बड़ा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुराने दस्तावेज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो सेरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए 1869 में महाराजा रणवीर सिंह जी ने व्यापक स्तर पर प्रयास किया था। हालांकि उस दौर में साइंटिफिक तकनीक का अभाव था, कई दिक्कतें भी थीं, लेकिन उनकी कोशिशों ने यह साबित किया कि जम्मू कश्मीर में हाई क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता है। 1894 में जम्मू कश्मीर ने सिल्क का एक्सपोर्ट शुरू किया था और इटालियन मशीन की मदद से 1897 तक
एक इंडस्ट्री के रूप में इसे विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। 1897 के जो आंकड़े हैं, 150 किसानों को विदेश से इंपोर्ट किए गए सीड की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और 1906 के आसपास लगभग 14,000 जमींदार इस व्यवसाय से जुड़ पाए थे। उस जमाने में 1897 से 1906 के 9 वर्षों के दरमियान जम्मू कश्मीर ने 15.4 लाख रुपए के सिल्क का एक्सपोर्ट भी किया था। कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं ये जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है और आज के आधुनिक युग में भी रिसर्च, ट्रेनिंग, टेक्निक, सीड ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार, मार्केट डेवलपमेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांड प्रमोशन के द्वारा इस सेक्टर को पुनः ऊंचाई पर हम ले जा सकते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि 2017-18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिल्क समग्र योजना प्रारंभ की थी ताकि देश की सिल्क इंडस्ट्री को इंटीग्रेटेड तरीके से सपोर्ट करके सेरिकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सके। अभी भारत सरकार के सचिव महोदय ने बताया आपको कि इस साल ही समग्र फेज 2 की मंजूरी मिली और वो शुरू कर दी गई है। रिसर्च एवं डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी इंटरवेंशन के लिए देश के 3 महत्वपूर्ण सेंटर में से एक सेंटर पैम्पोर को बनाया गया है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। आईटी सेवाओं की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े अभी तक अपलोड नहीं हुए और इसलिए मेरी अपेक्षा होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप हों या सेरी मार्केटिंग सीड सेंटर से संबंधित आंकड़े, चाहे बांदीपुरा का हो, कठुआ का हो, बडगांव का हो, रियासी, इनके जारी कर देने चाहिए। खासकर मलबरी ट्री के सीड सेंटर्स की जानकारी और सुविधा इच्छुक किसानों को मिले, ये हमें निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। आप लोगों को सिल्क की कहानी आप में से अनेक लोगों को याद है। ऐसा कहा जाता है कि चीन में 5,000 साल पहले सिल्क का आविष्कार हुआ था। तब 3,000 साल तक चीन के राजाओं ने इसके सीक्रेट को छुपा के रखा था और अगर गलती से कोई मलबरी ट्री के सीड को देश के बाहर ले जाता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। 6वीं शताब्दी में जब चीन की एक राजकुमारी की शादी भारत के एक राजकुमार से हुई तो वो सिल्क मोट के दोनों अंडे और मलबरी ट्री के सीड्स अपने बालों के जूड़े में छुपा करके ले आई। चूंकि वो राजकुमारी थी इसलिए चीन की सीमा पर पहरेदारों ने हिम्मत नहीं की, गुस्ताखी नहीं की कि उनके बाल को छू सकें और इस तरह से इतिहास हमें ये बताता है कि भारत में सिल्क इसी तरह से आया। जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में भी फिर वो पहुंचा। ये कहानी कितनी सच है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये सच है कि सिल्क एक ऐसा सेक्टर है जिससे पुरातन संस्कृति भी जुड़ी हुई है और ये हमारा दायित्व है कि आज के मॉडर्न युग में लोगों को सुविधा और जानकारी बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के पहुंचाई है। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्रों को शामिल करना मैं समझता हूं कि अब आवश्यक हो गया है ताकि जिस इकोसिस्टम को हम निर्मित करना चाहते हैं उसे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी मिल सके। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च करने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब आवश्यकता आ गई है कि सेरिकल्चर के फील्ड में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएं। पूरे वैल्यू चेन यानी किसान, रीलर, ट्विस्टर्स, निर्माता और व्यापारियों तक इन इंटरवेंशंस का लाभ कैसे पहुंचे, इसे समेकित तरीके से हमें देखना होगा। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लगभग 27,000 परिवार सेरिकल्चर से जुड़े हैं। मुझे विश्वास है कि सिल्क समग्र योजना से
उन्हें निश्चित रूप से एक नई ताकत मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारे किसान जितना सुविधा संपन्न एवं सशक्त होंगे, जम्मू कश्मीर भी उतना ही समृद्ध होगा। प्रशासन ने रिवॉल्विंग फंड को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 करोड़ रुपए कर दिया है। सिल्क समग्र फेज 1 में लगभग 900 सिल्क वर्म रियरर्स को सीधे तौर पर इस योजना का लाभ दिया गया था। लगभग 618 रियरिंग हाउसेस भी स्थापित किए गए ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी प्रोडक्शन के जरिए सेरिकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयासों को नई गति दी जा सके। जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभाग के किसान भाइयों के जीवन स्तर में इसके कारण सुधार आवे। सिल्क समग्र 2 के 70 पेज के डॉक्यूमेंट को कल से लेकर आज यहाँ आने तक मैंने देखा और इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुल 9 योजनाओं के तहत आर्थिक मदद की व्यवस्था इसमें की गई है। और मैं मानता हूं कि यह इस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू की है। अगर हम सिल्क इंडस्ट्रीज में संपूर्ण भारतवर्ष के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। लेकिन अभी जैसा मेरे पहले भी बताया गया कि अभी भी हम आयात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सिल्क की डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। ये तथ्य हमें अवसर भी उपलब्ध कराता है। हमारी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि वो उसके लिए मुफीद हैं। तकनीक, स्किल लेबर, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट सपोर्ट और बेहतर प्रमोशन पॉलिसी के द्वारा हम भी सिल्क के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये कोशिश शुरू करने की ज़रूरत है। जैसा मेरे पहले बताया गया कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं, इसको लेकर 2 दिन तक इसी सभागार में देश के कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई थी। कई वर्किंग ग्रुप्स ने उसमें अंतिम चरण तक काम पूरा कर लिया है। अभी देश भर के वे लोग और हमारे यहाँ के सभी अफसरान 27, 28, 29 सितंबर 3 दिन बैठ करके इसको अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सिल्क ब्रांड को पुनर्स्थापित करने के लिए अब हमें नए पहल की ज़रूरत है। पिछले 5 वर्षों से जो सिल्क की फैक्ट्री राजबाग की बंद थी, उसे 23 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उससे 10,000 ककून के किसानों को सीधा फ़ायदा पहुँच रहा है। फेज़ 2 का काम भी आने वाले समय में जल्दी पूरा हो, इसकी कोशिश भी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से कोशिश हो रही है, एक ही लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, और आज तो हम सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने। क्योंकि मोटे तौर पर हमारी 70% आबादी जो है कृषि और उससे एलाइड सेक्टर पर ही उसका जीवन यापन होता है। और अगर इस सेक्टर को हम शीर्ष पर ले जा सके तो यहाँ के आर्थिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास तीनों को नई ऊंचाई पर हम ले जा सकेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जिस तरह का सार्थक बदलाव आ रहा है, शहरों तथा गांवों में रहने वाले लोगों में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हो रहा है। समता एवं सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर एक नए जम्मू कश्मीर का भविष्य हम सब मिलकर के बना सकते हैं। सिल्क व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब अतीत से निकल करके भविष्य की ओर देखने की ज़रूरत है। उज्ज्वल जम्मू कश्मीर के निर्माण में आपका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने सिल्क समग्र फेज़ 2 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 35 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से
एक सही मायने में एक्शन प्लान तैयार करेगा और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय से मैं अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के हिसाब से आप की हर सहायता मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक नए ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करेगी और भौतिक पूंजी के निर्माण के साथ साथ मानव पूंजी का निर्माण ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिल्क को जैसा मेरे पहले बताया गया कि ये ड्रीम फैब्रिक कहा जाता है। सिल्क को हाईली फैशनेबल भी कहा जाता है, चाहे सुंदर कहिए, एलिगेंट कहिए, रेडिएंट, जो भी संज्ञा दीजिए। और सिल्क समग्र फेज 2 की गाइडलाइन के पेज नंबर 12 पर यूटी तथा राज्यों के प्रपोजल से संबंधित डिटेल्स भी दी गई। मेरी अपेक्षा होगी जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट डुल्लू साहब के नेतृत्व में किसानों के क्लस्टर से संबंधित प्रपोजल पर भी काम करे। स्मॉल मार्जिनल फार्मर, नए इंटरप्रेन्योर्स तथा पुराने इंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं तक भी इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मानव पूंजी को इस सेक्टर का अभिन्न अंग बनाकर उसको आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य कैसे मिले, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में किसी ज़माने में जमींदार वर्ग ही सेरिकल्चर से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब इस सेक्टर से हमारे सामान्य किसान भाई, वंचित वर्ग के किसान भी जुड़े हैं, इसलिए उन्हें सशक्त बनाने का काम हमें पूरी संवेदनशीलता से करना होगा। इन प्रपोजल्स को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, इसकी मेरी अपेक्षा होगी। मैं फिर से एक बार भारत सरकार के सचिव और सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, भारत सरकार से आए सभी अधिकारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से साधुवाद देता हूं। प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव विचार विमर्श हो इस पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि डुल्लू साहब के नेतृत्व में सिल्क उत्पादन में भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और सिल्क उत्पादन से जुड़े सभी किसान भाइयों को हर प्रकार की सुविधा मिले, इसका हम प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।